हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फिजिक्स का पेपर नंबर 3, ठीक है, जिसका आपका यूनिट 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। और यूनिट 4 आपका कौन सा है? अल्टरनेटिव करंट, एसी। ठीक, तो इस यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके। तो इसको मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट है जिन्हें ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 4 अल्टरनेटिव करंट है आपका फिजिक्स पेपर 3 का। ठीक, तो अब देखो, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो देखो, अल्टरनेटिव करंट आपने पढ़ा होगा 12th में, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और थोड़ी सी एडवांस वर्जन आप यहाँ देखोगे नहीं। अगर आपने वो वहाँ से अच्छा पढ़ा है तो यहाँ पढ़ने में एकदम प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक, और ये इम्पोर्टेंट, ये समझ लो 10 नंबर का ये आपका चैप्टर आ जाता है। 10 का नहीं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, कभी कभी 10 का भी आ सकता है। ठीक, तो देखो अल्टरनेटिव करंट के बारे में हम पढ़ते हैं पहले तो, कि एसी होता है क्या, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। तो देखो, आपने दो प्रकार का करंट पढ़ा हुआ है, एक तो अल्टरनेटिव करंट और एक डायरेक्ट करंट, जिसको एसी अल्टरनेटिव करंट को हम बोलते हैं और डीसी बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो डीसी में क्या होता है कि जो करंट हमारा फ्लो होता है वो निश्चित, यानी एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होता है, एक निश्चित डायरेक्शन में चलता जाता है हमारा करंट। ठीक, जैसे इस टाइप से आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये ऐसे आपको दिखाना होगा करंट, तो ऐसे जा रहा है सीधा। ठीक, तो ये क्या, एक डीसी है, यानी एक सर्टेन डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है। अगर हम अल्टरनेटिव करंट की बात करें तो इसमें क्या होता है आपके अल्टरनेटिव करंट में, कि यहाँ पर जो हमारी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, और मैग्नीट्यूड दोनों बदलेंगे। ठीक है, एक यानी मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगी। पर लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि जो हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो एक डेफिनेट इंटरवल में रिपीट होता है। ठीक है, खुद को ही रिपीट करता है। अब मैं आपको एक ये फिगर बनाता हूँ तब आपको क्लियर होगा। जैसे इस टाइप से देखो, इस टाइप से चलता है ये। अब आप यहाँ देखोगे, एक ध्यान से देखना, फोकस करना। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, ये आपको दिख रहा था दोनों। तो आपको देखो, यहाँ से जब ये फ्लो किया, यहाँ से ये इस तरह से यहाँ चल रहा है, इसके बाद देखो वही सेम जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी तरीके से रिपीट होने लगा। यानी इसका मतलब ये, तो आपको पता होगा आपको कि ये पाई/2 होता है, ये पाई, ये ठीक है 3π/2, ये आपका 2π। ठीक है, तो कितना हो गया, 2π हो गया ये। तो 2π के बाद ये फिर सेम रिपीट करेगा, फिर ऐसे फिर सेम रिपीट करेगा। तो यही कह रहा है कि डेफिनेट इंटरवल में, ये मैं इसको पढ़ के आपको पहले बताता हूँ क्या कह रही है डेफिनेशन, कि एन इलेक्ट्रिक करंट विच चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ऐसी हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट जो क्या करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में टाइम के साथ जो चेंजिंग लाई, ठीक है, और एक डेफिनेट इंटरवल में खुद को रिपीट करती हो, जो रिपीट करे इटसेल्फ। ठीक, आफ्टर डेफिनेट इंटरवल, जैसे ये एक डेफिनेट इंटरवल है आपका 0 से पाई। ठीक है, ऐसे बनाना चाहो तो इस इंटरवल में के बाद ये क्या करेगी, अपने आप को टाइम के साथ वही रिपीट करेगी। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव करंट होती है आपकी, यानी फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ये समझ लो। आपने पढ़ा भी होता है इसमें। ठीक है, तो अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखो, हम ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, फिर हम वही चीज़ें पढ़ेंगे कि जब हमारा सर्किट कैसा हो, प्योरली कैपेसिटिव हो, प्योरली रेजिस्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस वाला हो, या सारी चीज़ें वही। तो उससे पहले हमको एक इम्पोर्टेंट पढ़ना है। अब डालो हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। ठीक, इसको ध्यान से समझो, पहले समझ लो आप कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग वेक्टर की बात करूँ मैं तो सिंपल, कि जब भी ऐसे मान लो मेरे पास कोई भी वेक्टर है, ठीक है, ध्यान समझना। आपको एक मैं कहानी की तरह पहले समझाता हूँ क्या चीज़ है, जिसका यूज कब बनता है, रोटेटिंग वेक्टर की हमको आवश्यकता कब पड़ेगी, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, अगर मान लो इस वेक्टर को मैं किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपको पता है कि जब भी मैं किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड में चेंजेज आते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही बदलेगा, क्योंकि जैसे अगर मान लो वेक्टर आपने पढ़ा होगा 12th में, जैसे 5 के ये होता है इस टाइप से, अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो, आई कैप है ये, ठीक है, जो एक्स वाले डायरेक्शन दिखाता है, ये कितना हो जाएगा 15 आई कैप। इसका मतलब देखो, डायरेक्शन तो वही रही, पर लेकिन ये मैग्नीट्यूड बदल गया, 5 था अभी कितना हो गया 15। तो इसका मतलब अगर मैं किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसको मैग्नीट्यूड बदल जाएगा।
ठीक। पर लेकिन इसकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो भी डायरेक्शन थी देखो वही डायरेक्शन है, सेम सेम रहेगी डायरेक्शन। अब अगर ये सोचो कि अगर मुझको, और ये सोचो अगर मान लो मुझे किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदलनी है, ठीक है। अब डायरेक्शन इस तरीके से बदलनी है कि इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए और इसकी डायरेक्शन बदल जाए, ठीक है। तब आपको ऐसा कुछ करना पड़े कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदलना हो और उसका मैग्नीट्यूड या इन चीज़ों पर अगर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो हम एक नए ऑपरेटर जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जे ऑपरेटर। ध्यान रखना ये जे इस टाइप से आपको मिलेगा जे, इसको क्या बोला जाएगा, जे ऑपरेटर, जे ऑपरेटर बोला जाएगा इसको, इसका नाम क्या है, जे ऑपरेटर। तो हम एक नए ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसको, जे ऑपरेटर, ठीक। जिस अब देखो जे ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हम यहाँ से समझो थोड़ा क्या होता है खेल सारा। तो जैसे मान लो ये जे आपका जे ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब मान लो वेक्टर को बदलनी है डायरेक्शन, तो मैं वेक्टर, अब मान लो इस जे ऑपरेटर मैं अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, भाई वेक्टर की ही तो डायरेक्शन बदलनी है, तो कोई वेक्टर ले लेंगे हम। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ए वेक्टर ले लिया है, ठीक है, उसमें जे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो जब भी आप किसी वेक्टर में, ध्यान रखना जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जब भी किसी वेक्टर में आप जे ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तब ये वेक्टर जो है आपका, ठीक है, वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कितना एंगल होगा वो, π/2। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ध्यान रखना, हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। तो अब क्या समझे आप, जब भी किसी वेक्टर में आप जब जे ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जब भी आपको डायरेक्शन बदलना हो। अब आपको पता है जैसे मान लो कोई वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है, जैसे आप इसमें जे ऑपरेटर, जैसे मान लो ई वेक्टर है ये, आपने इसमें जे से मल्टीप्लाई किया तो उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा ना, घड़ी ऐसे ही जो चलती है ना एंटी क्लॉकवाइज π/2, तो ये हो जाएगा आपका जे वेक्टर, ठीक है। तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर थी, अब इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, डायरेक्शन बदल गई ना। तो यही चीज़ है जब इस जे ऑपरेटर की ये इंपॉर्टेंस है, ठीक। तभी तो बोल रहा है ना ये रोटेटिंग वेक्टर, रोटेट होने वाला वेक्टर जिसको जे ऑपरेटर बोल रहे हैं हम, मान लो जे वेक्टर ही है। तो क्या इंपॉर्टेंट बात निकली यहाँ से कि ये एंटी क्लॉकवाइज π/2 एंगल से रोटेट हो जाता है जब भी हम जे से इसमें, मतलब अब मान लो फिर हम मैं इसमें जे से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे इसमें फिर से जे से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर ये वेक्टर। फिर ये वही सेम कंडीशन होगी, ये वेक्टर जो है वो रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज π/2 एंगल से, ठीक है। तो मान लो ये वेक्टर इधर था, ठीक। जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया आपके जे से, तो जे वेक्टर ये आ गया, ठीक है। मान लो इसको थोड़ा बढ़ा दो, इसे दिखा दो। अब मान लो जैसे फिर से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये जे स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये π/2 एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ से आ जाएगा ये। इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जे स्क्वायर वेक्टर की हो जाएगी नहीं, ठीक है। π/2 इधर फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो ये, यानी इसका मतलब जे स्क्वायर वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ ना ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक। और आप ध्यान से देखो, अब फिर आप जे से मल्टीप्लाई कर दो, जे क्यू ए वेक्टर हो तो फिर क्या होगा, फिर वो ऐसे ही रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जे क्यू ए वेक्टर हो जाएगी, ये डायरेक्शन उसी की होगी क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज π/2 रोटेट होता रहेगा। ये चीज़ें यहाँ से होंगी, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना के रखना, ये आपके काम आएगा, इस तरीके से बना लेना, ये इस तरह से चल रहा है ये, ठीक है। फिर ऐसे आगे जाओगे तो यही डायरेक्शन जो ए वेक्टर की है वही डायरेक्शन जे की पावर 4 ए वेक्टर की हो जाएगी, ठीक है। दोनों सेम ही है ना चीज़ें, जे की पावर 4 फिर ये जे की पावर 5 ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी, जे की पावर 6 ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी ना, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक। ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ देखो यहाँ से, मैं तो आपको दिख नहीं रहा था क्या, ये जे की हो गया, ठीक। अब इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज़ यहाँ से निकाल के बताता हूँ कि जे ऑपरेटर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। किस जे ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, तो देखो मुझे एक चीज़ बताओ कि जे स्क्वायर जो ए वेक्टर है, अगर मैं कहना चाहूँ कि जे स्क्वायर वेक्टर जो है वो माइनस ए वेक्टर के इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि देखो जे स्क्वायर ए ऑपरेटर जो है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब मैं जे ऑपरेटर का मल्टीप्लाई करता हूँ मैग्नीट्यूड इन चीज़ों पर कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। सिर्फ वहाँ डायरेक्शन बदल जाएगी। इसका मतलब जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही जे स्क्वायर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस आएगा, ठीक आएगा ना। तो ए वेक्टर से ए वेक्टर
यहाँ पे आप डिवाइड करोगे ये वेक्टर से वेक्टर में तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो जे स्क्वायर -1 आ जाएगा, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट के अंदर -1। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा पढ़ा होगा, जिसको ऐसे बनाते थे आप आयोटा। ठीक है, उसकी भी वैल्यू -1 ही थी। ठीक है, तो ये समझ लो इसकी भी सेम यही सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, ये भी उसी तरह काम करेगा एक तरीके से। ठीक है, सेम इसी की तरह आपका जो आयोटा था वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th मैथ में। ये ध्यान रखना, जे ऑपरेटर की वैल्यू -1। अब आप यहाँ से जे स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। वैसे ज़्यादा यूज हमको पड़ेगा नहीं इतना, बस ये याद रखना कि जे ऑपरेटर की वैल्यू -1 है। ठीक, ये तो एक यहाँ पर नोट और लिख लो कि ऐसा नहीं है कि सारी जे के लिए आप ये चीज़ लिख सकते हो। देखो, थस जे इज इक्वल टू -1 हैज़ ए फिजिकल, एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, हैज़ ए फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी जो हमारा जे ऑपरेटर है ये फिजिकली सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। ठीक है, वैसे जे नहीं है, तुम जो समझ रहे हो सिंपल जे वाला। ठीक है, जो हमने किसके लिए यूज किया है, एक ऑपरेटर की तरह यूज किया है, व्हेन इट यूज्ड एज एन ऑपरेटर, जिसको मैंने एक ऑपरेटर की तरह यूज किया है, बट एज ए नंबर। अगर मान लो ये सिंपल एक नंबर की तरह यूज होता है तो इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, इट हैज नो सिग्निफिकेंस, ये आप ध्यान रखना। तो बस एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, जब भी ए वेक्टर में आप जे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा π/2। ठीक है, उस वेक्टर को। तो अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, जो शायद आपने तब भी पढ़ा होगा 12th में, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। मैं अब वोल्टेज और करंट के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक, आप रिमार्क करके लिखना वो सारी चीज़ें। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर नोट करवाने वाला हूँ, रिमार्क करके लिख लो आप। देखो, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारी जो हेल्थ हो, लिखो यदि वोल्टेज, सुनने चलूँगा साथ साथ में है, वोल्टेज एंड करंट कैन नेवर बी वेक्टर क्वांटिटीज। आपको पता है कि जो हमारी वोल्टेज है और करंट है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ये हमको पता है, पर लेकिन हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में एज्यूम करके चलते हैं। एसी सर्किट में ध्यान रखना आप। ठीक है, बट फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है, ऑफ एसी सर्किट, ठीक है, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, क्या हम क्या करते हैं, वैसे तो हमको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पर लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए हम इसी सर्किट में इनको क्या करते हैं, हम एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी तरह हम यूज करते हैं। अगर इसकी तरह यूज करूँगा तो आपको पता है मैं जो आपका वोल्टेज है इसको क्या बोलूँगा मैं, रोटेटिंग वोल्टेज वेक्टर। ठीक, और आपका जो ऐसे मान लो ये करंट है। ठीक, तो करंट को क्या मैं बोलूँगा, रोटेटिंग करंट वेक्टर। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि वोल्टेज को रोटेटिंग वोल्टेज हम एक मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं है इसके पीछे रीजन कोई भी। ठीक है, और आपको पता है इसको हम क्या बी वेक्टर से दिखाते हैं, इसको हम आई वेक्टर से दिखाते हैं। ठीक, ये चीज़ें। अब देखो, आपने थोड़ा, आपको मैं अगर याद दिलाऊँ, आपने पढ़ा होगा 12th में, ये जो हमारा वी वेक्टर था वो क्या आता था, V0 e⁻j⍵t। ठीक है, और आपका आई वेक्टर था वो क्या आता था, I0 e⁻j⍵t प्लस फाई। ठीक है, जब फेज डिफरेंस यानी बी और आई में फेज डिफरेंस जब फाई का होता था। देखो, ये चीज़ें आगे और आएंगी यूज, पर आपने ये चीज़ और भी जानी होगी कि जो हमारा फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। देखो, बी और आई के बीच में
फेज डिफरेंस 5 हो तब ये इक्वेशन होता है बी का, ये आई का आता है। ठीक है, लिख लो कौन क्या क्या है, और ये चीज़ें आएंगी आगे, टेंशन मत लो, बस रिमार्क में लिख लो अब कि 5 क्या आपका फेज डिफरेंस। देखो मैं आपके साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भी लिखें साथ साथ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, नहीं तो मैं भी इन सबको पहले लिख के आपको समझा सकता था डायरेक्ट। ठीक, फेज डिफरेंस है बिटवीन बी एंड आई, बी और आई के बीच में क्या है, ये फेज डिफरेंस है आपका। और ये तो आपको पता ही है कि वी नोट, और ये क्या है आई नोट, ये क्या है एम्पलीट्यूड है आपका, ये बी का एम्पलीट्यूड है और ये आपका करंट का एम्पलीट्यूड है। तो लिख दो एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, और ये आई नोट क्या है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ये करंट का एम्पलीट्यूड है। या इसको आप क्या बोलते थे, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, शायद याद आ गया हो, पीक वैल्यू है ये। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे शायद मुख्य मान, हाँ मुख्य मान है ये। ठीक, तो पीक वैल्यू ऑफ बी बी नोट, पीक वैल्यू ऑफ आई आई नोट होता है। ठीक है, ये होता है आपका, और ये क्या आपका फेज एंगल होता है ओमेगा टी। तो इसका देखो डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको थोड़ा याद आ जाएगा। इस तरीके से आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। ठीक, ये आपका देखो अब इन दोनों में ये फेज एंगल 5 ओमेगा टी, तो ओमेगा टी। ठीक, इस तरीके से ये आपका क्या है पी वेक्टर टैन, पी के साथ फेज एंगल ओमेगा टी बना रहा है। ये आपका यहाँ पर करंट होगा। ठीक, तो करंट को नहीं लिखते हम, बी वेक्टर ओ। ठीक है, तो ये डायग्राम था इसका, आपने अगर आपको याद हो। ठीक, तो सिंपल है, देखो अभी तो ये बस रिमार्क में है, ये सारी चीज़ें आएंगी आगे। ठीक है, जब आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं जो समझाना इसके पीछे जो मेन जो इसके पीछे जो मकसद है वो ये है, देखो ध्यान से जो पॉइंट आएंगे जहाँ से, इनको ध्यान से समझना। ये पॉइंटों को समझाने के पीछे इनका मैन इनका मकसद है। ठीक है, क्या है देखो, ये आपको ध्यान रखना है, जब 5 पॉजिटिव हो, 5 क्या है ना फेज डिफरेंस है ये बी और आई के बिटवीन। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो जब अगर 5 पॉजिटिव है और हमारा अगर 5 पॉजिटिव है तो हमको पता है कि अगर 5 पॉजिटिव होगा तो ओमेगा टी प्लस 5 आएगा वैल्यू, यानी ओमेगा टी प्लस 5 भी जो होगा वो ओमेगा टी से बड़ा होगा। भाई जब मान लो ओमेगा टी में आप 5 ऐड कर रहे हो तो ओबियसली बात है ओमेगा टी से बड़ी होगी। अगर आप 10 रुपये में और 10 रुपये दोनों कंपेरिजन कर रहे हो, और ऐसे कंपेरिजन कर रहे हो कि 10 रुपये में कुछ ऐड कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो है ना, सेम व्यक्ति हैं। अब इसमें आप वजन इसका बढ़ा दो तो इसका ज़्यादा ही होगा। ठीक, तो तब क्या होता है कि आपको याद रखना है फैक्ट कि द करंट जो है इसमें फिर लीड करता है जब फेज एंगल पॉजिटिव हो। ठीक है, फेज एंगल 5 क्या है पॉजिटिव है, ध्यान रखना 5 पॉजिटिव है, यानी ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि 5 पॉजिटिव होगा तो ओमेगा टी प्लस 5 होगा, अगर 5 नेगेटिव होता तो ओमेगा टी माइनस 5 होता, जो इससे छोटा होता। यानी ओमेगा टी से जब अगर ओमेगा टी प्लस 5 बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, हमारा करंट क्या करेगा, लीड करेगा वोल्टेज से 5 एंगल से, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो द करंट लीडिंग द वोल्टेज बाई फेज 5 एंगल से आपका करंट लीड करेगा। अगर मान लो सेकंड केस में अगर ऐसा हो कि 5 नेगेटिव हो जाए, ठीक है 5 अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू रखता है तो इस केस में क्या होगा कि ओमेगा टी माइनस 5 बनेगा, जो छोटा होगा ओमेगा टी से, तो इसमें से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस करंट में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, करंट हमारा जो है वो क्या करेगा, लैग करेगा, लैग माने पीछे रहेगा। ठीक है, बैंड, चलो लिख ही देता हूँ, करंट लैग बैंड द वोल्टेज बाई फेज 5। ठीक है, तीसरा केस इफ़ 5 अगर मान लो 0 हो, ठीक, और ओमेगा टी, तो फिर क्या होगा, फिर ओमेगा टी के ही बराबर हो जाएगा, 5 0 5 हट जाएगा। ठीक, दोनों ओमेगा टी के बराबर होगा। ठीक, देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, पता होगा कि आपको कि ओमेगा टी प्लस 5 और ये क्या है, ये आपका जो ओमेगा टी है ये फेज एंगल है आपका वी का, और ओमेगा टी माइनस 5 ओमेगा टी प्लस 5 ये जो फेज एंगल निकल कर आता है, हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये अगर ओमेगा टी प्लस 5 जो फेज एंगल जैसे आपको दिख रहा है, आई नोट का फेज एंगल क्या ओमेगा टी प्लस 5 है, इसका ओमेगा टी है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि हमारा आई जो है वो लीड कर रहा है। ठीक है, कितने से लीड कर रहा है, 5 से लीड कर रहा है, आपको दिख ही रहा है 5 एंगल ये ज़्यादा है,
फाइव फेज। अगर ये केस हो आपका फाइव जीरो हो, ओमेगा टी के बराबर हो, तो इस केस में क्या होता है, हमारे वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट आर सेम फेज। अब हम नेक्स्ट बस एक लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, आप हेडिंग बना सकते हैं, टाइम डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल ऑफ रोटेटिंग करंट वेक्टर। ध्यान रखना, ये एकदम बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये यानी बहुत ज़्यादा यूज होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे चीज़ें उनमें ये बहुत यूज होने वाला है आपका। ठीक, तो इस पर आपको फोकस रखना है जो मैं समझाने वाला हूँ। तो देखो, समझाने एकदम आसान अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, तो मैंने आपसे अभी बोला था कि वोल्टेज को हम रोटेटिंग वोल्टेज वेक्टर के रूप में पढ़ेंगे और करंट को हम रोटेटिंग करंट वेक्टर के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पर लेकिन मैथमेटिक एनालिसिस के लिए हम इसको एसी सर्किट के लिए यूज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि लेट कैसे करना है, वो पूरा मैं लिख कर ही बताऊँगा ना। लेट रोटेटिंग करंट vectors the given be given as कैसे, वही चीज़ें कि आई वेक्टर को आप क्या लिखते हो, आई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो मैंने आपको अभी लिखा था। ठीक है, ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो इसका यूज करने वाले हम करंट को। ठीक है, तो करंट से देखो दो रिलेशन निकालूंगा मैं, एक तो डिफरेंशियल, ये लिखा है ना, एक तो टाइम डिफरेंशियल और एक इंटीग्रल, यानी एक हम डिफरेंशियल निकालेंगे, इंटीग्रल, जो दोनों का बहुत यूज होने वाला है आपका उन चीज़ों में प्योरली, और वो सारी चीज़ें जो भी हम रिलेशन निकालेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। सिर्फ ओनली करंट के बारे में ही आपको करना है। ठीक है, वोल्टेज नहीं। तो रोटेटिंग करंट ले लिया मैंने। ठीक है, आई वेक्टर इजिकल टू आई, इतना हो गया। ठीक, अब मैंने क्या कहा, एक डिफरेंशियल का निकालना, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इंटीग्रल के लिए इंटीग्रल कर देंगे, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी लिख देता हूँ, बी गेट हम क्या मिलेगा, करो डिफरेंशियल इसका टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी आई वेक्टर अपॉन डी टी इजकल टू आई नॉट, तो कॉन्स्टेंट हो गया ना। ठीक, ई की पावर जी ओमेगा टी प्लस फाइव का करोगे आप, तो इसका तो ये आ जाएगा, क्यों पता है हमें ई की पावर टी का डिफरेंशियल ई की पावर टी ही होता है, तो जे ओमेगा टी प्लस फाइव ये हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले पार्ट का होगा डिफरेंशियल, ध्यान से समझना, जे ओमेगा टी प्लस फाइव का होगा, जे का अंदर मल्टीप्लाई करोगे जे ओमेगा टी प्लस जे फाइव हो जाएगा। अब आप करो टी के रेस्पेक्ट में, तो टी के रेस्पेक्ट में ये तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ टी है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल जीरो। इसका करोगे टी के रेस्पेक्ट में टी का वन हो जाएगा और जे ओमेगा बचेगा, इसका मतलब इंटू जे ओमेगा। ठीक है, आई होप आपको पता हुआ ये चीज़ें। तो आई नॉट जे ओमेगा को मैं आगे लिख देता हूँ, ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया। ऐसे लिख देता हूँ जे ओमेगा आई नॉट, कुछ नहीं किया, बस देखो अरे रीअरेंज करके मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जे ओमेगा टी प्लस फाइव डी आई वेक्टर अपॉन डी टी, ये हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस जे ओमेगा यहाँ पर आई नॉट। अब देखो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये क्वेश्चन फर्स्ट में दिख रहा है, ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसकी वैल्यू कितनी है, आई वेक्टर। ठीक है, लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये जे ओमेगा, ये वैल्यू आई वेक्टर की, ये तो ये रिलेशन आप ध्यान से अपने माइंड में छाप लीजिए, जे ओमेगा आई वेक्टर होगा डी आई वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रल वाला निकालते हैं, तो कर दो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो ये आई वेक्टर डी टी, क्योंकि यही तो बता था ना किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी के साथ जो हो रहा है। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव,
dt इसका होगा। ठीक है, करो आई नॉट e की पावर t का e की पावर t होता है तो e की पावर j ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर t का इंटीग्रेशन भी तो e की पावर t ही होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसका वाला जो ये पार्ट है इसका होता है डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आता है उसका डिवाइड लगता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो जे ओमेगा टी प्लस फाई का जब आप डिफरेंशियल करोगे तो जे ओमेगा टी के अंदर मल्टीप्लाई जे ओमेगा का तो जे ओमेगा टी हो जाएगा, जे का यहाँ पर करोगे जे फाई, इसका डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, इस पर नहीं तो जीरो, इसका करोगे जे ओमेगा आएगा। तो जे ओमेगा को क्या करते हैं फिर हम डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन का रूल है बेसिक। ठीक है, मैं कुछ अपनी तरफ से अलग नहीं कर रहा हूँ। तो ये आगे जे ओमेगा। मुझे एक चीज़ बताओ, आई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, यही है आई वेक्टर। तो इसका मतलब इसकी जगह पर मैं आई वेक्टर यूज कर सकता हूँ, तो आई वेक्टर अपॉन जे ओमेगा। तो ये आपकी इंटीग्रल वाली वैल्यू आ गई। तो ध्यान रखना ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम यूज करेंगे बार बार। ठीक है, ये तो ध्यान रखना ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारी चीज़ें थी यूज पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन के साथ।